छात्रों, इससे पहले मैं अपने आप को एक पीडीएफ भेज चुका हूँ जिसमें मैंने आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वीराज चौहान 1177 में गद्दी पर बैठे थे। उनका कार्यकाल 1192 ईस्वी तक था। मैंने आपको उनकी प्रारंभिक चुनौतियों के बारे में बताया था। मैंने आपको उनकी प्रारंभिक कठिनाइयों के बारे में बताया था। परंतु अब हम बात करेंगे कि पृथ्वीराज चौहान के सामने सबसे गंभीर चुनौती क्या आने वाली थी। एक शासक के रूप में उन्होंने अपनी दिग्विजय नीति के अंतर्गत कई राज्यों को जीता था, परंतु इसका एक दुष्परिणाम हमारे सामने ये आता है कि हिंदुस्तान के बहुत से शासक पृथ्वीराज के आलोचक बन गए और जब संकट आया तो उन राज्यों ने पृथ्वीराज चौहान की कोई मदद नहीं की। मैं पृथ्वीराज के इस भावी संकट को बताने से पहले आपको उस आक्रांता के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि मोहम्मद गजनी ने जब हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण किया था और हिंदुस्तान के कई प्रदेशों को लूटा था और लूट के वापस वो गजनी चला गया था। 1173 ईस्वी में गौर के एक शासक गयासुद्दीन मोहम्मद शाम ने गजनी के ऊपर आक्रमण किया और गजनी प्रदेश को लूट लिया और गजनी प्रदेश के ऊपर उसने अपना शासन स्थापित किया और गजनी प्रदेश में को उसने जीतकर वो अपने छोटे भाई शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, जो कि भारतीय इतिहास में मोहम्मद गौरी के नाम से जाना जाता है, उसको वो गजनी का राज्य दे दिया। यानी कि गजनी अब मोहम्मद बिन साम के यानी कि मोहम्मद गौरी के आधिपत्य में था। गजनी का वो सूबेदार था और 1175 के बाद से वो लगातार अपना साम्राज्य विस्तार करने का प्रयास करने लगा। 1175 में उसने सबसे पहले मुल्तान और पश्चिमी भारत का जो उच्च का प्रदेश था उन प्रदेशों को उसने जीता। यानी कि 1175 में उसकी घुसपैठ हिंदुस्तान की सीमाओं के अंदर होने लगी। उसने सबसे पहले मुल्तान के अंदर घुसपैठ की और मुल्तान के शासक को पराजित किया उसने। उसके बाद उच्च प्रदेश को उसने जीत लिया। 1175 के बाद वो और आगे बढ़ता है। उसके बाद 1178 में वो भारत पर पुनः आक्रमण करता है। वो राजस्थान के रास्ते से आगे बढ़ता है और इस अवधि में वो राजस्थान के कई प्रदेशों को, विशेष रूप से वो किराड़ू और नाडौल के प्रदेश को जीतता हुआ आगे बढ़ता है और गुजरात के ऊपर आधिपत्य की कोशिश करता है। और परंतु गुजरात के शासक ने उसको बुरी तरह पराजित किया। इसके बाद उसकी पुनः गुजरात पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं पड़ी। भारतीय प्रदेशों पर ये उसकी पहली पराजय थी। परंतु आपको याद दिला दूं, जब मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों के ऊपर आक्रमण कर रहा था उस समय पृथ्वीराज ने किसी भी प्रकार की मदद गुजरात के चालुक्यों को नहीं दी। अगर उसी समय पृथ्वीराज चौहान गुजरात के चालुक्यों को मदद पहुंचा देते तो शायद आगे चलकर मोहम्मद गौरी का आक्रमण भारत के ऊपर नहीं होता। दुर्भाग्य था कि आने वाले खतरे को पृथ्वीराज चौहान ने नहीं पहचाना और एक वो गंभीर भूल कर बैठे। 1178 की इस पराजय के बाद उनका अगला आक्रमण होता है 1181 में। पंजाब के रास्ते से वो हिंदुस्तान में घुसता है और 1181 में वो सियालकोट जीतता है और वहाँ पर एक दुर्ग का निर्माण करता है। यानी कि 1181 में वो सियालकोट जीत लेता है। 1186 में 81 के बाद 86 में वो लाहौर के ऊपर आक्रमण करता है और लाहौर पर इस समय गजनवी वंश का आखिरी शासक था खुसरो मलिक के ऊपर वो आक्रमण करता है और खुसरो मलिक को वो हरा देता है। यानी कि 1186 से 1186 तक वो लाहौर तक के प्रदेश को जीत लेता है और 1186 से लेकर 1191 तक वो लगातार हिंदुस्तान के ऊपर यानी कि चौहान वंश के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश करता है। ये बहुत कहना मुश्किल है कि इस मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान के ऊपर कितने आक्रमण किए। पृथ्वीराज प्रबंध
जो ग्रंथ है और उसके साथ एक और ग्रंथ है हमीर महाकाव्य, दोनों ग्रंथ इस बात की सूचना देता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 7 बार पराजित किया था। यानी कि भारत में घुसने के उसके प्रयासों को 7 बार पृथ्वीराज चौहान विफल कर चुके थे। इसके बाद जो प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ है, प्रबंध कोश है, पृथ्वीराज रासो है, ये तीनों ग्रंथ हमको बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 24 बार पराजित किया था। कुछ भी हो, इन सारे ग्रंथों से एक निष्कर्ष जरूर निकलता है कि मोहम्मद गौरी के भारत में घुसने के प्रत्येक प्रयास को पृथ्वीराज चौहान ने रोकने की कोशिश की थी, परंतु मोहम्मद गौरी भी प्रत्येक बार असफलता के बावजूद भी हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण की कोशिश करता रहा और आखिर में वो आक्रमण करने में सफल भी हो गया। परंतु इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद गौरी आखिर भारत में आक्रमण क्यों करना चाहता था, उसका उद्देश्य क्या था, भारत से उसको क्या हासिल होने वाला था। सबसे पहला महत्वपूर्ण कारण जो तत्कालीन आक्रांताओं के समक्ष होता था वो था भारत के ऊपर आक्रमण करना। महत्वपूर्ण कारण धन प्राप्त करना। भारत सोने की चिड़िया थी, भारतीय राज्यों के पास बहुत धन था, भारतीय देवालय, भारतीय मंदिर धन के एक बहुत बड़े केंद्र थे। मोहम्मद गौरी को ये अच्छी तरह मालूम था कि मोहम्मद गजनवी भारत से बहुत धन लूट के ले गया था। वो चाहता था कि मोहम्मद गजनवी के रास्ते पे चलता हुआ वो पुनः भारत के इन धन के केंद्रों से धन प्राप्त करे, जिससे कि वो अपने साम्राज्य को और बढ़ा सके, उसे अपनी सेना तैयार कर सके। दूसरा उसके आक्रमण का कारण हमको लगता है कि तत्कालिक भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी वो मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बिल्कुल अनुकूल थी। यानी कि भारत में कोई सार्वभौमिक सत्ता ऐसी नहीं थी जो कि पूरे भारत को एक कर सके। भारत विभाजित था, भारत में अनेकों राजवंश शासन कर रहे थे और उन राजवंशों में कोई एकता नहीं थी। यानी कि उन राजवंशों में ऐसा कोई भाव नहीं था कि अगर विदेशी आक्रमण होते हैं तो उन आक्रमणों का वो मुकाबला कैसे करेंगे। तो भारत की राजनीतिक छिन्न भिन्नता, भारत की विखंडता मोहम्मद गौरी के भारत आक्रमण की एक बहुत कहना चाहिए मोहम्मद गौरी के भारत आक्रमण का एक बहुत बड़ा कारण था। मोहम्मद गौरी अच्छी तरह जानता था कि भारतीय एक होकर उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। अगला महत्वपूर्ण कारण था पृथ्वीराज की महत्वाकांक्षा। पृथ्वीराज चौहान चक्रवर्ती बनना चाहते थे और ये चक्रवर्ती का जो आदर्श था वो आदर्श भारतीय राजाओं के मन में ऐसे बैठा हुआ था कि प्रत्येक राजा गद्दी में बैठने के बाद पूरे हिंदुस्तान को जीतना चाहता था। वो हिंदुस्तान जीत पाता या नहीं जीत पाता ये दूसरी बात थी, परंतु इस चक्कर के अंदर वो अपने भाई बंधुओं से, अपने सहधर्मियों से ही दुश्मनी मोल ले रहता था। पृथ्वीराज चौहान ने भी इस दिग्विजय नीति के अंतर्गत इस चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए हिंदुस्तान के कई राजाओं के ऊपर आक्रमण किए और इसका परिणाम ये हुआ कि वो राजा पृथ्वीराज चौहान के आलोचक बन गए, वो राजा पृथ्वीराज चौहान के शत्रु बन गए। और जब विदेशी आक्रमण हुआ तो अधिकांश राजा पृथ्वीराज चौहान के साथ उस आक्रांता का मुकाबला करने के लिए युद्ध के मैदान में नहीं पहुँचे। अगला एक और महत्वपूर्ण कारण था गौर की राजनीतिक स्थिति। यानी कि गौर के जो शासक थे उन्होंने गजनी जीता था और गजनी को जीतने से उनके मन में ये भाव था कि चूंकि मोहम्मद गजनवी ने हिंदुस्तान को जीता था तो जिन प्रदेशों को मोहम्मद गजनवी जीत चुका था इन जीते हुए प्रदेशों के ऊपर उनका अधिकार है। उनको इस बात का भी डर था कि जो मोहम्मद गजनवी के प्रतिनिधि हिंदुस्तान के अंदर शासन कर रहे हैं वो कहीं उनसे गजनी प्रदेश दोबारा छीन ले। इसलिए जहाँ जहाँ मोहम्मद गजनवी के प्रतिनिधि मौजूद थे उन सबको सत्ता से हटाने के लिए ये आक्रमण बहुत ज़रूरी थे। इसीलिए मोहम्मद गौरी मुल्तान के ऊपर आक्रमण करता है। मोहम्मद गौरी लाहौर पर गजनी के जो उत्तराधिकारी हैं उनको पराजित करता है। यानी कि गौर साम्राज्य की सुरक्षा के लिए
गजनी साम्राज्य के जो अवशेष थे उनको नष्ट करना बहुत ज़रूरी था, और ये भी एक हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण करने का कारण था। और एक और महत्वपूर्ण कारण था, वो था धार्मिक कारण। इस्लाम के प्रसार के लिए ये ज़रूरी था कि वो हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण कर सके। मोहम्मद गजनवी की हिंदुस्तान विजय अधूरी थी। वो हिंदुस्तान को इस्लाम में परिवर्तित नहीं कर पाया था। एक बहुत बड़ा भूभाग अभी भी इस्लाम को मानने से इनकार कर रहा था। मोहम्मद गौरी सोचता था कि अपने इस आक्रमण के माध्यम से वो अपने धर्म का प्रसार कर सकता है, धर्म की सेवा कर सकता है, और इस्लाम के प्रसार के लिए वो ये आवश्यक समझता था कि जो भारतीय राज्य हैं, जो हिंदू राज्य हैं, वो पराजित हों और वहाँ पर वो इस्लाम का प्रसार कर सकें। तो इन सारे कारणों के कारण मोहम्मद गौरी 1175 से बराबर हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण करता है, और इन आक्रमण में कहीं वो विजयी होता है और कहीं वो पराजित होता है, परंतु उसके आक्रमणों का जो अंतिम निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि आखिर में वो भारत में अपने आक्रमण में सफल होता है और वो विजयी होता है और एक नवीन मुस्लिम राज्य की स्थापना करने में वो सफल हो जाता है। अगले वीडियो में मैं उसका जो पहला तराइन का आक्रमण था उसके बारे में आपको बताऊंगा, उसके परिणामों के बारे में बताऊंगा। वीडियो लगातार देखते रहिए। PDF में मैं आपको इसकी जानकारी दे चुका हूँ। धन्यवाद।